Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है हमारा। और जो हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कंप्लीट कर लिया है, जो उसका प्रोकैरियोटिक सेल वाला पार्ट है वो हम लोग किंगडम मोनेरा में पढ़ेंगे, जो कि सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारी बुक का। और ये जो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसका लेक्चर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल और इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर को, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये बहुत। तो हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यू चैप्टर है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, राइट। तो हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम टॉपिक लिख देते हैं सेल डिवीज़न, राइट। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ये हमारा सेल बायोलॉजी का जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और जो इस यूनिट का जो दूसरा चैप्टर जो हमें बॉटनी में पढ़ना है, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि सेल डिवीज़न, सेल कैसे डिवाइड करता है, क्यों डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो अगर हम बात करें सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न क्यों होती है, कैसे होती है, वो देखते हैं। सपोज करो एक स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म है, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। 23 क्रोमोसोम्स पता है ना हम लोगों को। जो मेल गैमेट होता है हैप्लॉइड होता है, ठीक है। स्पर्म है ये, राइट। एक ओवम है, ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। जब ये फर्टिलाइज करेगा तो फर्टिलाइज करके फर्टिलाइज ओवा बनेगा, जाइगोट लिख देते हैं इधर। जाइगोट 2 एंड डिप्लॉयड होगा। कितने क्रोमोसोम होंगे? 46, जिसमें से हाफ 23 कहाँ से आए होंगे? फादर साइड से, पैटर्नल बोलते हैं, पैटर्नल। हाफ फादर साइड से आए मतलब पैटर्नल, और हाफ 46 के 23 कहाँ से आए? मदर साइड से, मैटर्नल, राइट। तो अब इस सिंगल सेल से ये भी तो सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है। अब इस सिंगल सेल से, इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा, एक पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। इससे पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बन गया, राइट। तो आप मुझे बताएंगे इस इंडिविजुअल में तो कई सारे सेल्स है ना, बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है, मल्टी सेलुलर है। तो इस सिंगल सेल से इतने सारे सेल बने तो कैसे बने? तो इसमें भी डिवीज़न हुई होगी इस सेल में, ठीक है। तो सेल डिवीज़न होने के कारण नए नए सेल्स बनते हैं। जैसे हम लोगों के कहीं चोट लग गई, स्किन में कहीं चोट लगी, तो वो धीरे धीरे जो वाउंड होता है धीरे धीरे क्या होता है, वो ठीक होने लगता है, तो रिपेयर होता है। तो उसमें भी हमारा क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, ठीक है। तो सेल डिवीज़न हमारे बॉडी में हमेशा चलती रहती है। तो हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार देखते हैं। तो सेल डिवाइड देखो, जो हमें सेल डिवीज़न पढ़ना है, दो टाइप के पढ़ने हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। और एक एमाइटोसिस भी होता है प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में, हम ये भी देख लेंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस मेन हमें जो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ माइटोसिस पढ़ेंगे, फिर मियोसिस पढ़ेंगे, फिर एमाइटोसिस, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेल, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस की। सपोज करो एक सेल है, ठीक है। तो सेल जब डिवाइड कब करेगा? जब ये सेल मैच्योर होगा, पहले बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। जब ये मैच्योर हो गया तो ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। तो जब ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा तो भाई जिसके अंदर जो डीएनए होगा, ये न्यूक्लियस है इसका, तो न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा, क्रोमोसोम्स लेते हैं, 46 क्रोमोसोम होंगे। तो माइटोसिस की डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, माइटोसिस पढ़ेंगे। तो 46 क्रोमोसोम यहाँ होंगे। तो जब ये डिवाइड करेगा तो इस सेल में भी 46 आएंगे और इस सेल में भी 46 आएंगे। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेल ऑर्गेनेल, वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। मतलब जो सेल जब डिवाइड करते हैं तो पहले मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, माइटोसिस पढ़ रहे हैं पहले, तो उसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो
हम लोग पहले क्या डिस्कस करेंगे, माइटोसिस। ठीक है, तो देखते हैं, अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, माइटोसिस की, तो सबसे पहले हम देखेंगे वाई सेल डिवाइड्स। वाई सेल डिवाइड, सेल डिवाइड क्यों करता है? ठीक है, तो उसके डिवाइड करने के दो कारण है। तो पहला कारण है कर्न प्लाज्म थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है? कर्न प्लाज्म थ्योरी कब क्या बोलती है? कर्न मतलब न्यूक्लियस, कैरियो कर्न, प्लाज्मा से लिया गया साइटोप्लाज्म। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेल जब डिवाइड करता है तब तो उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में चेंज आता है, तब डिवाइड करता है। व्हेन देयर इज चेंज इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसको KI बोलते हैं। व्हेन देयर इज चेंज इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स देन सेल डिवाइड्स, तब सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। देन सेल डिवाइड्स, तो ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में जब चेंज आएगा तब सेल डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे अब सुनने वाली बात ये है कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है क्या, राइट? तो KI है क्या? KI होता है VN VC माइनस VN। अब ये क्या बात हुई? VN स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। VC स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ सेल। तो VC माइनस VN, VC माइनस VN क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म ही तो होगा भाई। पूरे सेल में से न्यूक्लियस को हटा दो तो क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म। तो ये KI होता है। इसका कहने का मतलब ये है, जब सेल में जब ये रेशो देखना ध्यान से, VN बाय VC, VN बाय VC माइनस VN, मतलब जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जैसे सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, राइट? जब न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा मतलब ये वाली वैल्यू पर बढ़ेगी। तो जब ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये सेल बढ़ गया, ठीक है। तो जब ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो सेल डिवाइड करता है, मतलब जब ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये KI जब कम होगा, जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होगा तब सेल डिवाइड करेगा। कम कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो और न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो। तो जब इस साइटोप्लाज्म की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सेल बड़ा होगा, मैच्योर होगा, उस केस में सेल डिवाइड करेगा। मतलब जब KI कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तब सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो सेल क्यों डिवाइड करता है, उसका पहला कारण क्या है? कर्न प्लाज्म थ्योरी, राइट? तो ये कर्न प्लाज्म थ्योरी क्या बोलती है? जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में चेंज आएगा, वो चेंज क्या होगा? जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होगा तब सेल डिवाइड करेगा, राइट? तो कम होगा मतलब ये निकालते कैसे किए, ये फॉर्मूला है उसका, राइट? तो मतलब साइटोप्लाज्म ज़्यादा होना चाहिए, न्यूक्लियस का साइज कम होना चाहिए। न्यूक्लियस कम है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा, तो सेल डिवाइड करेगा। दूसरा कारण सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो पहला कारण था, इसको रब कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो दूसरा कारण हम पढ़ेंगे। दूसरा कारण है हमारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, राइट? तो लिख लेते हैं यहाँ पे, सेकंड, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो ये भी यही है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। जब सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, सरफेस एरिया कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब ये वैल्यू कम होगी तो सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो सेल डिवाइड करेगा। तो वॉल्यूम, तो इस ये रेशियो की वैल्यू जब कम होगी तब सेल क्या करेगा? डिवाइड। तो ये दो कारण है सेल को डिवाइड कराने के लिए, ठीक है, तब सेल डिवाइड करता है, राइट? तो ये हो गया हमारा। अच्छा, तो जब सेल सपोज करो, हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं पहले, सपोज करो एक सेल है, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम है? 46, ठीक है। DNA भी, क्रोमोसोम्स क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ DNA होता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? कंडेंस फॉर्म ऑफ DNA, ठीक है। तो जब ये डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल बना लेगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम और इसमें भी 46, तो ये डॉटर सेल्स हैं।
तो ये डॉटर सेल्स एकदम माइटोसिस में एकदम आइडेंटिकल होंगे, तो ये जो बना जाए जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल बनाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जब माइटोसिस में जब एक सेल डिवाइड करता है, पेरेंट सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में, तो ये डॉटर सेल एग्जैक्टली सेम बनते हैं। इसमें 46 क्रोमोसोम थे, इसमें भी 46 होंगे, 46। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करके यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, राइट। तो जब सेल डिवाइड करता है तो एग्जैक्टली दो सेम सेल्स में बन जाता है, डॉटर सेल्स एग्जैक्टली सेम होगा, तो इसको इसलिए इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस को क्या बोलते हैं हम? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल है ना कि अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ भी 46 है दोनों में, तो इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब सेल ये डिवाइड करेगा तो इसको डिवाइड करने के लिए मुझे बताओ, जो इसमें सपोज करो डीएनए 2n है, तो इसमें भी डीएनए 2n आएगा, इसमें भी 2n आएगा, तो मतलब डीएनए को डुप्लीकेट होना पड़ेगा ना भाई। इस सेल में डीएनए 2n है, राइट। जब डिवाइड किया दो डॉटर सेल में, इसमें भी कितना है 2n, इसमें भी कितना है 2n, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है, मतलब डुप्लीकेट करता है। तो डीएनए क्या करता है? डुप्लीकेट। डीएनए क्या करता है? डुप्लीकेट मतलब रेप्लिकेट करता है, ठीक है। अब इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया था, जब ये डॉटर सेल में बना तो एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ आ गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ आ गया, ठीक है। और भी सेल ऑर्गेनील्स जो इसमें थे वो यहाँ भी आ गए, वो यहाँ भी आ गए, मतलब सेल ऑर्गेनील्स का भी नंबर बढ़ा, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनील्स का नंबर भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनील्स का नंबर भी क्या करता है? सेल ऑर्गेनील्स का नंबर भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो डीएनए डुप्लीकेट करेगा, सेल ऑर्गेन का नंबर बढ़ेगा, तो ये सब जब होगा फिर सेल डिवाइड कर देता है, फिर सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। तो अगर हम बात करें इस सेल साइकिल की डेफिनेशन की, तो वो लिख लेते हैं एक बार सेल साइकिल की डेफिनेशन। तो सेल साइकिल है क्या? ऑल द सीरीज ऑफ इवेंट्स, ऑल द सीरीज ऑफ इवेंट्स in which DNA duplicates, comma, in synthesis of cell constituents, synthesis of cell constituents, all the series of events in which DNA duplicates, synthesis of cell constituents, and eventually cell divides into two daughter cell is called cell cycle। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है? ऑल द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन विच डीएनए डुप्लीकेट्स, सिंथेसिस ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इवेंचुअली सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो ये सेल साइकिल की डेफिनेशन है जो हमने लिखी, राइट। तो इसको एक बार रब कर देते हैं डेफिनेशन को। तो अब जो हमने देखा कि सेल डिवाइड क्यों करता है, ठीक है, तो हमने देख लिया। अच्छा, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें कितने सेल होते हैं? उसमें तो एक ही सेल होता है, ठीक है, एक ही सेल होता है। तो उसमें जो सेल डिवीज़न होती है, उसमें सेल डिवीज़न होती है उनके नंबर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो उनमें सेल साइकिल होती है रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक्सेट्रा। तो मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग रिपेयर होना है, ग्रोथ होना है, मेंटेनेंस होना है, रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए सेल साइकिल होगा। लेकिन यूनिसेलुलर के लिए केवल नंबर इंक्रीज करने के लिए होता है, जिससे उनकी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे। तो यूनिसेलुलर के लिए इसलिए सेल साइकिल होती है, और हम लोगों के लिए इस वजह से सेल साइकिल होती है,
राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो दो फेज होते हैं सेल साइकिल के, एक होता है आई फेज और एक होता है एम फेज। आई फेज को बोलते हैं हम इंटरफेज और एम फेज को बोलते हैं माइटोटिक फेज, ठीक है। इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। मोर देन 95% टाइम आई फेज लेता है और एम फेज बहुत कम लेता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा ह्यूमन सेल जो होता है, एक ह्यूमन सेल अगर हम उसका कल्चर करें तो 24 आवर्स में डिवाइड करता है एक सेल, ठीक है। उस 24 आवर्स में से 23 आवर्स तो आई फेज लेता है, इतना टाइम लेता है आई फेज, और बचा हुआ 1 आवर, नियरली 1 आवर कौन लेता है, एम फेज, ठीक है। तो जो आई फेज होता है प्रिपरेटरी फेज वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। जैसे हमारे केस में 23 आवर्स तो वो आई फेज ले रहा है और केवल 1 घंटा कौन ले रहा है, एम फेज, ठीक है। तो मोर देन 95% टाइम कौन लेता है, आई फेज। यीस्ट सेल जो होता है, यीस्ट क्या है, फंगस है ना, यूनिसेलुलर फंगस है ये, ठीक है। यीस्ट जो होता है सैक्रोमाइसिस सर्वियसी साइंटिफिक नेम है इसका, 90 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है। ये सेल एक सेल कितने मिनट में डिवाइड करता है, 90 मिनट्स। तो ये एनसीईआरटी के डेटा थे जो यहाँ लिखे हम लोगों ने, ठीक है। तो आई फेज देखते हैं हम, आई फेज ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब एक्चुअली देखो आई फेज जो एक ऐसा फेज है जिसमें सेल ना, इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही आई फेज में। आई फेज में सेल अपने आप को मैच्योर कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर बढ़ रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा। तो कोई भी डिवीजन, किसी भी तरह की डिवीजन आई फेज में नहीं होती। आई फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंथेटिकली भी एक्टिव है और इसमें ग्रोथ कर रहा है सेल, ठीक है, डीएनए को डिवाइड करा रहा है, लेकिन डीएनए को सिंथेसाइज करा रहा है, डीएनए का नंबर डबल कर रहा है रेप्लिकेशन से, लेकिन डिवाइड नहीं कर रहा। सो देयर इज no division takes place in I phase and the division of the nucleus is take place in the M phase। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आई फेज में कोई डिवीजन नहीं होती है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल ग्रो करेगा और डीएनए को डुप्लीकेट भी कराएगा। तो डिस्कस करते हैं आगे। तो हमने देखा, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे आई फेज डिस्कस करते हैं। अच्छा देखते हैं एक बार, तो सेल इसका एक साइकिल बना लेते हैं। देखते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज प्रोफेज, ये हम इसके नाम पढ़ेंगे। मेटाफेज बनाया हमने, एनाफेज, टीलोफेज, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस बना लेते हैं। अब देखते हैं एक बार ये क्या क्या जो बनाया है हमने, एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये जो फेज बनाया हमने, जो इससे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ये जो रेड से बना रहे हैं हम लोग, इसको हम आई फेज बोलते हैं। सो दिस इज दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज आई फेज। तो ये क्या है, आई फेज। तो आई फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज और प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं और इंटरफेज भी बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज और इंटरफेस, ठीक है। आई फेज को प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं और इंटरफेज भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम आई फेज लेता है और इस फेज में सेल
अपने ऑर्गेनिल्स का नंबर बढ़ाएगा, सेल ग्रो करेगा, डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, लेकिन डिवीजन किसी भी तरह की नहीं होगी, राइट। तो इस फेज में जो स्टेजेस हैं वो G1 आ रहा है, S आ रहा है और G2। देखो ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाए हैं। तो आई फेज में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? G1, S एंड G2। तीन दोबारा बोलते हैं, G1, S एंड G2, ठीक है। तो एक बार ध्यान देते हैं G1 फेज। ये जो G1 फेज होता है, इस G1 फेज में देखो सेल जो है ना कुछ ऐसा है, ये सेल है, ठीक है। एक ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा? से 46 है क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। एक सेल है, इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो है 2n और डीएनए का नंबर है 2c, ठीक है। तो 2n क्या है यहाँ पे? 2n है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। और 2c क्या है? डीएनए अमाउंट, ठीक है। तो G1 फेज में सेल कुछ ऐसा है जिसमें 2n क्या था? क्रोमोसोम नंबर, और 2c क्या है? डीएनए अमाउंट, राइट, ठीक है। इस सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो क्रोमोसोम्स इस सेल में कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ऐसे कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। हमारे सेल में तो 46 है ना, तो ऐसे कितने होंगे? 46। तो मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे दिखते हैं। ये S फेज अच्छा, जब ये एक बार आते हैं इस पे, जब ये S फेज आता है तो S फेज को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। दिस S फेज इज सिंथेसिस फेज, नाम बोल रहा है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। तो इसमें किसकी सिंथेसिस होती है? इसमें डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। तो यहां लिख देते हैं, इस फेज में क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेट करता है। तो डीएनए डुप्लीकेट करेगा, तो यहाँ पे डीएनए का अमाउंट 2c था, तो डीएनए का नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4c। डीएनए का नंबर बोला ना डुप्लीकेट कर रहा है, तो यहाँ पे 2c था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4c। लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अगर 2n था, तो यहाँ पे फिर से लिख देते क्या रहेगा? 2n ही रहेगा, ठीक है। तो S फेज में डीएनए का नंबर तो बढ़ता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर वही रहता है, राइट। तो ये बात हो गई, इसके लिए इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। और इस फेज में, अच्छा अभी और आगे बढ़ते हैं, S फेज इज सिंथेसिस फेज। तो जो G1 फेज था तो S से पहले हो रहा है ना, इसलिए G1 फेज को हम यहाँ लिखते हैं, इसको प्री S फेज भी बोलते हैं, प्री सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, प्री सिंथेसिस फेज, ठीक है। इसको हम लोग गैप फेज या ग्रोथ फेज 1 भी बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं गैप फेज 1 या फिर ग्रोथ फेज 1, ठीक है। तो प्री सिंथेसिस फेज, गैप फेज 1 या ग्रोथ फेज 1 भी बोलते हैं इसे, राइट। ये M फेज था हमारा, ये लगा देते हैं, इस P से लेकर T ये पार्ट बताएंगे अभी, ये पूरा M फेज है इतना, ठीक है। तो ये जो G1 फेज है M और S फेज के बीच में आ रहा है ना, तो ये जो G1 फेज होता है, इट लाइज बिटवीन द इंटरवल ऑफ M फेज एंड द S फेज, राइट। तो जो G1 फेज है M फेज और I फेज के बीच में आ रहा है। देखो M फेज तो ये रहा, सॉरी S फेज, M फेज तो ये रहा पूरा, और S फेज ये रहा। तो इन दोनों फेज के बीच में आ रहा है ना G1, तो इट लाइज, G1 फेज लाइज बिटवीन द M एंड S फेज, ठीक है। माइटोसिस और S फेज के बीच में आ रहा है इंटरवल, ठीक है। थोड़ा याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये बात हो गई। इस G1 फेज में क्या होता है? इस G1 फेज में सेल ऑर्गेनिल्स का नंबर बढ़ता है, सेल ऑर्गेनिल्स का नंबर इंक्रीज बढ़ता है। इसमें आरएनए और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी इस फेज में, ठीक है। मैक्सिमम ग्रोथ इस फेज में ही होती है, मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है वो किस फेज में होती है? G1 फेज में, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो G1 फेज में सेल ऑर्गेनिल का नंबर इंक्रीज हो रहा है,
आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, और मैक्सिमम ग्रोथ किस फेज में होती है? G1 फेज में। ठीक है, तो याद रखेंगे इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, पूरा आई फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन डिवीजन कोई नहीं होगी, सेल अपने आप को ग्रो करेगा, राइट। अच्छा, अब आता है एस फेज। अच्छा, एक टर्म होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब G1 से एस आएगा तो एक टर्म होती है एंटी फेज। एंटी फेज, एंटी फेज क्या होता है? अगर कोई सेल G1 फेज को डिवाइड कर कर एस फेज में एंटर करेगा तो उस कंडीशन में सेल को डिवाइड करना ही होगा, सेल एग्जिट नहीं कर सकता। सो इफ द सेल क्रॉसेज द G1 फेज एंड एंटर्स इनटू द एस फेज, देन सेल हैव टू डिवाइड इवन इन द स्ट्रेस कंडीशन, राइट। तो एंटी फेज क्या है? व्हेन सेल क्रॉसेज G1 phase and enters into S phase, then cell have to divide even in stress condition, even in stress condition। ठीक है, तो सेल को डिवाइड करना होगा इवन इन स्ट्रेस कंडीशन। तो अगर कोई सेल G1 से S में आएगा तो उस केस में सेल को डिवाइड करना ही होगा, ठीक है, इवन इन स्ट्रेस कंडीशन। तो S में आ गया, S फेज को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज। इस फेज में डीएनए डुप्लीकेट करता है। अगर डीएनए का नंबर यहाँ पे अमाउंट 2C था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4C। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 पिकोग्राम था G1 में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 पिकोग्राम। लेकिन क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, 2N का 2N रहेगा। तो याद रखेंगे चीज़, ठीक है, मतलब प्लॉइडी सेम रहेगी, प्लॉइडी सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्लॉइडी रिमेन सेम, मतलब अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इस फेज में अगर ये एनिमल्स में चल रहे हैं, अगर एनिमल्स में है तो इसमें सेंट्रियोल्स का नंबर, सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट करते हैं। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। तो याद रखेंगे, पता है ना सेंट्रियोल्स तो एनिमल्स में ही रहते हैं, प्लांट्स में तो होते नहीं है। तो अगर एनिमल्स में एस फेज है तो उसमें सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट करते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन डीएनए जो डुप्लीकेट करता है वो न्यूक्लियस में करता है। तो डीएनए डुप्लीकेशन कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। तो अब क्या होता है, यहाँ पे डीएनए डबल हो गया, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, लेकिन जब एस फेज के बाद, जब एस फेज, अच्छा इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स सिंथेसिस टेक्स प्लेस। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो डीएनए को स्टेबल करते हैं। अब इतना समझेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प्स टू स्टेबलाइज द डीएनए, राइट। तो हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी कहाँ होती है? एस फेज में। तो भाई डीएनए का नंबर डबल हुआ, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट किए साइटोप्लाज्म एनिमल्स में, और हिस्टोन प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज कर गए यहाँ पर। ठीक है, जब सेल एस फेज को क्रॉस करता है तो क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखेंगे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसा दिख रहे थे ना, मोनैड। ठीक है, यहाँ पे इसके क्रोमोसोम डबल स्ट्रक्चर में आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम 46 थे तो ऐसे कितने होंगे? यहाँ पर 46 ही होंगे अगर ह्यूमन है तो। ठीक है, तो एस फेज के बाद क्रोमोसोम ऐसे नजर आते हैं और G1 में ऐसे। अब G2 फेज आया, G2 फेज को हम लोग गैप फेज 2 और ग्रोथ फेज 2 बोलते हैं। तो गैप फेज 2 या फिर ग्रोथ फेज 2। इस फेज में क्या होता है? अब भाई इसको प्री एम फेज भी तो बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक फेज क्यों बोला? क्योंकि भाई माइटोसिस से पहले ही हो रहा है, तो इसलिए प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। तो माइटोसिस के लिए, माइटोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है। एम फेज, ध्यान रखना, एम फेज माइटोसिस, माइटोटिक, माइटोसिस। तो इस फेज में क्या डिवाइड करता है? न्यूक्लियस ओनली। लेकिन आई फेज में तो कोई न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा था ना। तो इस G2 फेज में क्या होता है? जो एम फेज के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं डिवीजन के लिए, उन प्रोटीन्स का बनना वो यहाँ बनते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। तो G2 फेज में क्या बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की क्या होगी? सिंथेसिस।
ट्यूबुलिन प्रोटीन्स क्या बनाती हैं, हमने पढ़ा था ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं, और इन माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर, ये हम पढ़ेंगे अभी। स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ही क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वली डिवाइड करते हैं, राइट। तो G2 फेज में क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनती हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की जरूरत इस एम फेज में पड़ती है, तो एम फेज में जिन मटेरियल की जरूरत होगी वो G2 में बन जाते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, राइट। माइक्रोट्यूब ये सब क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो G2 ये हो गया, तो ये पूरा आई फेज था। तो आई फेज में क्या पढ़ा हमने, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। प्रोटीन्स आरएनए में मोस्टली कहाँ बनते हैं, G1 में। सेल ऑर्गेनेल डबल कहाँ होते हैं, G1 में, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनती है, S में। डीएनए का नंबर डबल कब होता है, S में। क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में कहाँ होती है, S में। S के बाद G2, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की सिंथेसिस कहाँ होती है, G2 में। तो ये हम लोगों ने सारा देख लिया, ठीक है। अच्छा, जब इधर आया तो ये इधर न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। अगर इधर सेल जब इधर आया था तो सेल कुछ ऐसा था, ठीक है। अब जब ये पूरा न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा तो सेल कुछ ऐसा हो जाएगा। न्यूक्लियस दो बन गए ना, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, तो ये इस एम फेज में, ये जो एम फेज था इतना, ध्यान रखना, एम फेज में केवल क्या डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो इधर कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो न्यूक्लियस की डिवीजन कहाँ होती है, इस एम फेज में। तो ये पी लिखा ना, पी का मतलब होता है प्रोफेज, एम का मतलब होता है मेटाफेज, मेटाफेज। ए का मतलब एनाफेज, छोटा होता है इसलिए छोटा बनाया है। टी का मतलब टीलोफेज, टीलोफेज। मेटा META है, META, एना ANA, TELO, टीलो, ये प्रोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये पूरा का पूरा एम फेज है जिसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो अगर सेल ऐसा था तो जब न्यूक्लियस डिवाइड किया तो दो बन गए। जब अब साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, ये एम फेज के बाद आएगा। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो यहाँ पे जब साइटोकाइनेसिस होगी तो सेल, दो सेल बन जाएंगे, दो डॉटर सेल बन गए ना साइटोकाइनेसिस के बाद। लेकिन साइटोकाइनेसिस से पहले केवल न्यूक्लियस डिवाइड किया था, न्यूक्लियस दो हुए। लेकिन जब साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो सेल दो बन जाते हैं। तो साइटोकाइनेसिस होगी तो सेल भी कितने बन जाएंगे, दो सेल बन जाएंगे जिसमें न्यूक्लियस है। समझ आई ये बात, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में सेल दो हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ये G0 फेज क्या बनाया है, इसको डिस्कस करते हैं। तो एक बार थोड़ा रब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बना लेते हैं, G0 फेज क्या होता है। देखो, इस G0 फेज में क्या होता है, इस G0 फेज को ना क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं, क्यूसेंट फेज। इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, ध्यान रखना ये बात जो लिखी है, ठीक है। अब G0 फेज क्या होता है, कुछ सेल्स जो होते हैं, ये जो सेल डिवाइड कर रहे हैं, अब G0 में आ गए। अब G0 में, इस G1 था यहाँ पे, G0 में आ गए, और तो G0 में ही रहते हैं, G0 में रहते हैं, G1 में नहीं आते, ठीक है। G0 में ही रहेंगे, या G1 में आए तो एग्जिट कर जाएंगे, G0 एग्जिट कर जाएंगे, एग्जिट करते ही कहाँ जाएंगे, G0 में। तो अगर जब सेल डिवाइड करा, सेल डिवाइड करके ये G0 बनाया था हमने यहाँ पर, ये G0 था। तो जब सेल डिवाइड करके दो बन गए, तो जब ये G1 में एंटर करने लगेंगे तो तुरंत एग्जिट कर जाएंगे, G1 को तुरंत एग्जिट करके कहाँ जाएंगे, G0 में। G1 को एग्जिट करके कहाँ आ रहे हैं, G0 में। G1 को कंप्लीट नहीं कर रहे, अगर कंप्लीट करते तो एंटीफेज हो जाता ना, S में आते, एंटीफेज हमने पढ़ा था। तो G1 में आते किधर चले जाएंगे, G0 में। G1 को कंप्लीट नहीं करेंगे तो कुछ, तो G0 फेज में सेल डिवाइड नहीं करता। क्यूसेंट का मतलब ही है डिवाइड नहीं करेगा, रेस्टिंग स्टेज, रेस्ट है, रेस्टिंग स्टेज। लेकिन मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है ना, रेस्टिंग स्टेज, ठीक है, रेस्टिंग, लेकिन मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, ठीक है। तो लेकिन अगर कुछ सेल्स को अगर कुछ स्टिमुलस मिला, प्रोलिफरेशन के लिए कुछ स्टिमुलस मिला, तो डिवाइड भी कर जाते हैं, आ जाते हैं। तो इसके बेस पे ना तीन टाइप के सेल्स होते हैं, मैं लिखता हूं। एक होते हैं लेबाइल सेल्स। लेबाइल सेल्स ऐसे होते हैं जब वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके दो सेल बने तो डेफिनेटली G1 में आ जाएंगे,
फिर G1 को क्रॉस करके S में आएंगे, सेल साइकिल चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो सेल साइकिल चलाते रहेंगे। तो लिबाइल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें सेल साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। वो G0 में नहीं जाएंगे। सेल जब साइटोकाइनेसिस के बाद 2 बनेगा, साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल बन गए ना, साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल बन गए, तो ये 2 सेल फिर से G1 में आएंगे। G1 के बाद S, G2, M, साइटोकाइनेसिस G1 S G2 ये चलता रहेगा, G1 S G2 M, G1 S G2 M चलता रहेगा। तो उनको बोलते हैं लिबाइल सेल्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिबाइल सेल्स के स्किन सेल, चोट लग गई डिवाइड ही करते रहते हैं, स्किन के साथ डिवाइड करते रहते हैं, न्यू सेल्स, पुराने सेल्स मरते रहते हैं, नए आते रहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सेल्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, स्टमक और इंटेस्टाइन के सेल्स वो भी कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, जीआई सेल्स, ठीक है। तो 2 हीमोपोएटिक सेल्स भी होते हैं, हीमोपोएटिक सेल्स बोन मैरो में जो होते हैं। तो स्किन सेल, जीआई सेल्स याद रखेंगे। एक होते हैं स्टेबल सेल्स, स्टेबल सेल्स, थोड़ा रब कर लेते हैं। तो लिबाइल सेल्स हमने देख लिए थे। एक होते हैं स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स क्या होते हैं? ये जैसे पैनक्रियाज के, लिवर के, किडनी के, ठीक है, जैसे लिवर है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है, लिवर के सेल G0 में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने ट्रांसप्लांट किया, लिवर का सेल थोड़ा सा तोड़ के निकाला, कट करके किसी को ट्रांसप्लांट किया, फिर उसमें स्टिमुलस आ जाता है, फिर वो G1 में चलेगा, फिर वो डिवाइड करेगा, राइट। वैसे नॉर्मल कंडीशन में वो कैसे रहते हैं? G0 फेज में। तो हमने जो एग्जांपल लिखे, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, दीज आर द स्टेबल सेल्स, दे रिमेन इन द G0 फेज, बट if they got the stimulus, then they proliferate and comes in the G1 phase, and then S, G2 and M, they divides, right? But normally they remains in the G0 phase. एक होते हैं permanent cells, permanent cells, permanent cells जैसे एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पे, skeletal muscle, skeletal muscles, myocardial muscles, myocardial muscles, न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। तो ये जो सेल्स लिखे हमने, स्केलेटल मसल्स, मायोकार्डियल, ये हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं, मायोकार्डियल मसल्स, न्यूरॉन सेल्स, दे रिमेन इन द G0 फेज, वो G1 में आते ही नहीं है, राइट। स्टिमुलस भी मिलेगा तो भी नहीं आएंगे। तो 3 टाइप के सेल, लिबाइल सेल जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, साइटोकाइनेसिस के बाद फिर G1 में आएंगे, फिर S, फिर G2। हमारे होते हैं स्टेबल सेल्स जो नॉर्मली तो G0 में रहेंगे, लेकिन स्टिमुलस मिला तो G1 में आ जाएंगे। बट परमानेंट सेल्स दे रिमेन इन द G0 क्यूसेंट फेज, दे नेवर कम्स इन द G1 फेज, राइट। तो G1 जो G0 फेज होता है क्यूसेंट बोलते हैं, लेकिन सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। G0 में कब आता है? व्हेन द सेल्स एंटर्स इन द G1, देन दे एग्जिट द G1 फेज। After the exit of the G1 phase, they goes into the G0. They never cross the G1 stage. वो G1 को पूरा पार नहीं करेगा, G1 को क्रॉस करेगा तो S में आएगा ही आएगा, लेकिन G1 को एग्जिट करके कहाँ चला जाता है? G0 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने फेजेस ऑफ सेल्स साइकिल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे M फेज को डिटेल में, ठीक है। थैंक यू।